इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और ये सभी हम इस वीडियो में करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। और ये है क्वेश्चन नंबर 1। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। यहाँ पे 4 सेट्स दिए हैं। आप देख सकते हैं कि बी, सी एंड डी तो रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन ए सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा जैसे ये फॉर्म है। फिर हमने ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है। ओके, तो सबसे पहले सेट ए क्या है? तो ये है ए का सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में, लेकिन इसके लिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे? यहाँ पे 12 को ऐसे ब्रेक करो जिससे प्लस करके 8 आए, तो 6 इंटू 2 होता है 6 2 याद रखना। तो ये हुआ x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ग्रुप बनाएंगे दो दो के। पहले ग्रुप में x कॉमन है और दूसरे ग्रुप में -2 कॉमन है, अंदर x माइनस 6 बचेगा। आई एम श्योर ये बेसिक फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। x माइनस 6 दोनों में है, कॉमन ले लिया हमने। x यहाँ बचा, -2 यहाँ बचा, और इस तरह से x आ चुके हैं हमारे 2 और 6, है ना। अगर इसे 0 रखोगे तो x 6 आएगा, इसे 0 रखोगे तो 2 आएगा। देयरफॉर जो a है ये क्या होगा? 2 6। साथ में BCD क्या है? B है 2 4 6, C है 2 4 6 8, और ये चला जा रहा है, एंड D है ओनली 6। ठीक है। अब यहाँ पर ये है 4, तो ये हमने ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है। तो क्लियरली ये हमने देखना है कि अब जैसे बात करें हम ए की, तो ए किस किस का सबसेट होगा? ए इसका सबसेट होगा। देखो सबसेट में क्या होता है कि इसके एलिमेंट सारे इसमें होते हैं। यहाँ पर मान लो कि 2 6 है और दूसरा है 2 4 6, तो ये इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे इसमें हैं। तो सबसेट का मतलब समझो कि एक टुकड़ा एक तरह से उसका, है ना। तो इसका एक टुकड़ा ये हो गया, इसमें 2 6 है ना, इसमें भी 2 6 है, तो ये इसका सबसेट है। यही हमने देखना है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि हियर, पहले ए के लिए देखते हैं ए किस किस का सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? अब रीजन अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। सिंपल। तो ये इसका रीजन हुआ, और सिंपली ए इसका सबसेट है बी का। अच्छा, ए और किसका सबसेट है? ए बिल्कुल सी का सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ सी। रीजन सेम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, हम यहाँ पे रीजन ए लिखेंगे कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ऐसे यहाँ पे लिखना है कि सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सी। सारे ए के एलिमेंट सी में है ना, दिख रहे हैं साफ। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे। बाय द वे क्वेश्चन में रीज़न पूछा है क्या? रीज़न नहीं पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है लिख सकते हो, लेकिन रीज़न अगर साथ में लिखो तो अच्छा लगता है सोल्यूशन। लेकिन इसमें वैसे पर्टिकुलरली पूछा नहीं है, वाई नहीं लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा है या गिव रीज़न। तो अगर आप ये नहीं भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अभी आप सीख रहे हैं तो आपको तो अच्छे से सब कुछ जानना ज़रूरी है। अब ए डी का सबसेट नहीं है ना, क्योंकि ये इसका कैसे टुकड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं बी की। बी किस किस का सबसेट है? तो बी में है 2 4 6, सी में है 2 4 6 8, तो बी सी का सबसेट बिल्कुल है। बी सबसेट है सी का। रीज़न,
सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन सी। समझे? अच्छा, अब बी क्या, देखो बी इसका तो है नहीं सबसेट ए का, बी सी का भी नहीं, सी का है, ओके ये हमने लिख दिया है, और डी का नहीं है क्योंकि ये तो अकेला 6 है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब बात करते हैं सी की। सी किसके, देखो सी किसी का भी नहीं है सबसेट, इसका भी नहीं है क्योंकि खुद तो इतना सबसे बड़ा है ये, तो ये इनका तो सबसेट बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं डी की। डी किस किस का सबसेट है? देखो डी इसका है क्योंकि ये 6 है तो 6 इसमें है ना। अच्छा इसका भी है, 6 यहाँ पर है, और इसका भी है 6 यहाँ पर है, तो यानी डी सबसेट है ए का, डी सबसेट है बी का, और डी सबसेट है सी का। रीज़न क्या लिखेंगे कि सिंस, अब देखो यहाँ पे तो ओनली 6 है ना, तो 6 जो है वो ए में है, तो 6 जो कि डी में था वो ए में है। अगर आप लिख सकते हो कि द एलिमेंट दैट इज़ इन डी इज़ इन ए, आप ये भी लिख सकते हैं, और या फिर ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस 6 बिलोंग्स टू सी। तो ये आप रीज़न लिख सकते हैं साथ में। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, ये कंप्लीट हमारा आंसर है। तो आई होप आपके सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। हमने ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमने प्रूव करना है, और अगर फॉल्स है तो हमने उसका एक एग्जाम्पल देना है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे आप एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए। अगर हमारे पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमने ट्रू या फॉल्स प्रूव करना है, तो हमारा पहला टारगेट होता है, पहला फोकस होता है उसको फॉल्स प्रूव करें, क्योंकि फॉल्स प्रूव करने के लिए केवल एक एग्जाम्पल चाहिए होता है। अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल मिल गया कि ये फॉल्स है, तो यानी वो फिर फॉल्स है। लेकिन अगर आप उसको फॉल्स प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कोई एग्जाम्पल आपको मिल ही नहीं रहा है, फिर चांसेस हैं कि वो ट्रू होगा, लेकिन फर्स्ट लुक में आपको उसको फॉल्स के लिए प्रूव करने की कोशिश करनी है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखो पहली बात तो मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है, फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। x a को बिलोंग करता है तो a आप मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि x y है, क्योंकि x a के अंदर है, ये तो कहा गया है। x बिलोंग्स टू a का ये मतलब है। लेकिन फिर ये कहा गया है कि x बिलोंग्स टू b, यानी b के अंदर a है, a एक एलिमेंट है जो कि b के अंदर है, तो a एक्चुअल में क्या है, ये है, तो इसका मतलब b के अंदर ये हुआ। साथ में एक आध और लिख दो कुछ, समझे? तो क्या x b को बिलोंग करता है? सोचो, क्या x बिलोंग करेगा b को? मतलब क्या यहाँ पर आपको x दिख रहा है? नो, ये नहीं बिलोंग करेगा। अब आप कहोगे कि x है ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है x। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि अब बिलोंग करता है, तो हम ये कहते, लेकिन ये ऐसे है, x नहीं है यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट है, इस बात का ध्यान रखना। तो बेसिकली x यहाँ पर नहीं है, तो ये फॉल्स है। और यहाँ पर अगर आपको रीज़न लिखना है तो आप लिख सकते हो कि लेट, अब क्योंकि ये फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर ये बात ट्रू होती तो हम ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते थे फिर। तो लेट ए ये हो गया, उसका यहाँ पे लिख देते कि सिंस x बिलोंग्स टू a, तो इसलिए हमने a को ऐसा लिया कि x तो होना ही होना चाहिए, बाकी एक ले लिया। एंड b हमने ये ले लिया, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि जो a है वो b के अंदर हो, क्योंकि a बिलोंग्स टू b है। सो क्लियरली x b को बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो अगर आप ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बाकी ये तो परफेक्ट है ही। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर पहले तो ये समझो कि ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा तो प्रॉपर रीज़न देना है, फॉल्स होगा तो
फिर हम एक एग्जाम्पल वाला रीज़न दे सकते हैं, ठीक है, पर ट्रू में हम एग्जाम्पल नहीं देते हैं। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये है, मान लो कि ए में है एलिमेंट्स एक्स वाई, तो बी में एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। बी के एलिमेंट्स में से ही ए के एलिमेंट्स हैं, तो ए बी का सबसेट है। अब बी बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी का मतलब है कि सी के अंदर बी है, तो सी के अंदर बी का मतलब ये है कि सी के अंदर ये है। कुछ और ले लो, साथ में डब्ल्यू लिख दो। तो क्या ए सी को बिलोंग करता है? नहीं, बिलोंग करने का मतलब अंदर एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल से काम चला सकते हैं, क्योंकि ये फॉल्स है। तो फॉल्स के बारे में लिखना बड़ा इजी होता है, क्योंकि उसमें एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना आसान होता है। तो यहाँ पर बिकॉज ये फॉल्स है तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे कि लेट ए है एक्स वाई, आप चाहो तो 1 2 लिख सकते हो, नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 एंड बी है 1 2 3। और ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिए हैं ये कि ए बी का सबसेट लगे, तो ए क्लियरली बी का सबसेट है। ऑल्सो अब बी सी को बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पर सी जो है क्या होगा, इसके अंदर बी आना चाहिए, बिलोंग करने का मतलब है कि उसके अंदर हो। तो बी और साथ में चाहो तो डब्ल्यू या 4 ले लो, चलो मैंने नंबर लिए हैं ना, तो ये बी क्या है, बी है 1 2 3 और साथ में ये 4 अलग से है। रीज़न इसका ये है कि बी सी को बिलोंग करता है, इसलिए मैंने सी इस तरह से लिखा है कि बी उसके अंदर हो। क्या ए इसके अंदर दिख रहा है? क्या ये इसके अंदर है? बिल्कुल नहीं है। ये 1 2 का एक सेट है और ये 1 2 3 का एक पूरा सेट है। तो यहाँ पर एज जो 1 2 है ये इसके अंदर नहीं है, सी के अंदर नहीं है ना, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो ए है वो सी का एलिमेंट नहीं है। भाई ये 1 2 ए ही तो है, तो 1 2 यहाँ पर है नहीं है, तो ये जो है सी को बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से हम लिखेंगे और ये सोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Is it true or false? तो देखो पहले तो रफली चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि अगर ट्रू होगा तो हमको प्रॉपर वे में लिखना होगा, फॉल्स होगा तो एक एग्जाम्पल देना होगा। तो पहले देख लेते हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A को ले लेते हैं एक सेट A 1 2 और B ले लेते हैं 1 2 3। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, और बी सी का सबसेट है तो सी को हम इस तरह से लिखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हों। तो ये मैंने लिख दिया है। तो क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल है, यानी ये है ट्रू। अब देखो यहाँ पर ये अगर होता फॉल्स तो ये एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं इससे काम चल जाता, बट बिकॉज ये ट्रू है तो ट्रू में हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, तो ये तो हमें यहाँ से हटाना होगा। ट्रू में एक प्रॉपर वे में लिखते हैं। ओके, तो कैसे? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि देखो सिंस, अब बात ये है कि सिंस ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक्स ए का एलिमेंट हो तो पक्का बी का एलिमेंट होगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अब साथ में क्या है? बी सी का सबसेट है,
ठीक है, और ये तो हमें यहाँ से पता है कि x बिलोंग करता है b को, तो सिंस x बिलोंग करता है b को, तो ये पक्का बिलोंग करेगा c को। क्यों? क्योंकि b c का सबसेट है, तो अगर x को बिलोंग करता है तो इसको भी तो करेगा वो। अब यह है इक्वेशन नंबर 1 एंड यह है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 में क्या है कि x a में है ना, x a को बिलोंग करता है। यहां पर कहता है कि x c को बिलोंग करता है, मतलब देखो x a को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज कि x b को बिलोंग करता है। यहां पे क्या है कि अगर x b को बिलोंग करता है तो c को बिलोंग करता है। तो अगर हम यहां से देखें तो x a को बिलोंग करता है, इसका मतलब x c को बिलोंग करता है, यानी देखो x a को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज x b को बिलोंग करता है, एंड इट इम्प्लाइज कि x c को बिलोंग करता है ना। तो अगर आप देखें इसे और इसे, नाउ सिंस देखो x बिलोंग करता है a को, इट इम्प्लाइज कि x बिलोंग करता है c को, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ c। a c का सबसेट है तो उसमें ये कंडीशन होती है, तो क्योंकि ये कंडीशन है तो a c का सबसेट है, और ये प्रूफ हो चुका है। बात समझ आई? ये तो समझ आया होगा, आई एम श्योर ये भी समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया कि x a को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज x b को बिलोंग करता है, और अगर x b को बिलोंग करता है तो c को बिलोंग, तो ये जो दोनों इनको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर बिकॉज x बिलोंग करता है a को एंड इट इम्प्लाइज कि वो c को बिलोंग करता है, तो ए सी का सबसेट है, क्योंकि जब ए सी का सबसेट हो तो ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। बल्कि ये आप याद ही रख लो, इट्स इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ पर हुआ है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। फोर्थ पार्ट है, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए सी का सबसेट नहीं होगा। देखो ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फॉल्स होने वाला है। चलो देखते हैं, वैसे पहले ऐसे रफली करके देखते हैं, ठीक है ना। ए बिलोंग करता है, देखो सिंस ए बी का सबसेट नहीं है, तो एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं कि ए है 1 2 एंड बी है 1 3, ठीक। तो क्लियरली ए बी का सबसेट नहीं है। अब साथ में बी सी का सबसेट नहीं है, तो बी को ले, बी तो है 1 3, तो सी को हम क्या लें कि ये इसका सबसेट नहीं, लेकिन हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने इसको फॉल्स लेकर आना है। तो कुछ ऐसा लिखो जो ये इसका सबसेट हो जाए, 1 2 4, यस। अब देखो बी सी का सबसेट यहाँ पर तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इसे और इसे देखो तो ए इसका सबसेट हो रहा है, यानी ये फॉल्स है। तो अगर ए बी और सी हम इस तरह से ले, थोड़ा समझदारी से, कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट ए सी का सबसेट है, तो यानी ये बात यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। बट यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ए तो सी का सबसेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ओके, तो अब इसको जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं इन्हीं को लेकर चलना है हमने, इन्हीं को लेकर चल लेते हैं। एग्जाम्पल तो कुछ और भी दे सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम ये लेकर चलते हैं कि लेट ए 1 2, बी है 1 3 एंड सी है 1 2 4। तो यहाँ पे हियर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बट A is a subset of C. Therefore, the given statement is false. Okay.
अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ सोचें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये है ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, अगर यहाँ पर इसकी जगह पे होता ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, तो क्या ये ट्रू होता? मीन्स क्वेश्चन अगर ये हो, इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्या ये ट्रू होता? नो, ये तब भी ट्रू नहीं होता। ओके, इस केस में फॉल्स है, लेकिन अभी भी ये फॉल्स होता। उसका रीज़न ये है कि अगर हम ये वाला सिचुएशन देखें कि अगर ऐसा होता कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, क्या ये ट्रू होता? तो यहाँ पर एक सिचुएशन बना देते हैं। देखो, अगर बाय द वे यहाँ पर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ ये, तो क्या सिचुएशन है? ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, और ए सी का सबसेट भी तो नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ ट्रू हो रही है? ये भी ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है। अब उसका रीज़न ये है कि जो यहाँ पर ये सिचुएशन है, ये हमेशा ट्रू नहीं है, और अगर ये कर दूं तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं है। और इसमें क्या है, जब हम ट्रू फॉल्स प्रूव करते हैं कि जो ट्रू है वो हर समय ट्रू होना चाहिए। अगर एक जगह भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स में आ जाएगा। यही रीज़न है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप ये सिचुएशन सोचें कि सर ये देखो ना यहाँ पे कि मैं ये लेके आ गया हूँ, है ना, तो ये है ना भाई, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, और ए सी का सबसेट नहीं है। ये फॉल्स क्यों लिख दिया? ये ट्रू लिखो। बट नो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको कोई रीज़न ढूंढना है इसको फॉल्स लेके आने का। अगर आपको फॉल्स मिल गया तो फिर वो फॉल्स है। आप ये नहीं कह सकते कि ओ नहीं नहीं यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है। नो, अगर ट्रू है तो वो हर जगह ट्रू होना चाहिए। बात समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये है ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, लेकिन ए सी का सबसेट है। तो ये वाला केस उसके हिसाब से ये फॉल्स है। तो बेसिकली अगर हम इसको कोई भी कर दें, चाहे यहाँ पे यही होता कि सबसेट है तो भी फॉल्स होता, अभी भी फॉल्स है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया होऊंगा ये सब। फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b। वेल, देखते हैं, वैसे क्लियरली फॉल्स लग रहा है, बट देखते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। x है, a हमने लिया, मान लो कि x y है। क्यों? बिकॉज कह रहा है कि x a को बिलोंग करता है, तो ये मैंने एक सेट ले लिया है। अब b मुझे ये इस तरह से लेना है कि वो इसका सबसेट नहीं हो, यानी ये एलिमेंट सारे इसमें नहीं होने चाहिए। तो मैं एक x ले लेता हूँ, एक यहाँ पर z ले लेता हूँ मैं। x बिलोंग्स टू b, अच्छा ये तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ w एंड z, तो यहाँ पर ए बी का सबसेट तो नहीं है, बट एक्स भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स है। वैसे जब मैं एक्स जेड ले रहा था ये ट्रू हो रहा था, बट अब ट्रू नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ना, पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था मैंने, कि जो ट्रू है वो फिर हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी चीज़ हमको दिख गई कि यार ये तो ट्रू नहीं आ रहा है, तो फिर वो फॉल्स होगा। तो अब ये सिचुएशन देखो, तो यहाँ पर ये ट्रू नहीं आ रहा है, तो ये फॉल्स है। और फॉल्स है तो एक एग्जाम्पल से काम बन जाता है। तो सिंपली हम लेकर चलेंगे कि लेट्स टेक ए, हम ये ले लेते हैं, बी ये ले लेते हैं। तो क्लियरली एक्स ए को बिलोंग करता है एंड ए बी का सबसेट नहीं है, बट एक्स बी को भी तो बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने फिर ऐसा क्यों लिया, आप इसको एक्सेट लेकर चल लेते, फिर तो ट्रू हो जाता। बट मैंने कहा ना, ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू। अगर ऑलवेज ट्रू नहीं है तो फिर वो फॉल्स है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रू होता तो ये अभी भी ट्रू होना चाहिए था, बट ये ऐसा नहीं है ना, तो ये फॉल्स है। समझ आ गया?
अब हमारे पास है ये सिक्स्थ पार्ट कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या ट्रू है फॉल्स है? तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ऐसा को लेने की कोशिश करते हैं और इसको कुछ ना कुछ करके फॉल्स लेके आने की कोशिश करते हैं। अगर एक बारी फॉल्स आ गया तो यानी वो फॉल्स है फिर, ठीक है। और अगर हम फॉल्स का कोई एग्जांपल नहीं लेके आ पाए तो फिर वो यानी ट्रू है। तो ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ए ले लेते हैं, ए बी, बी ले लेते हैं। अब सिंस ए बी का सबसेट है तो यहाँ ए बी तो होने ही होने चाहिए। कुछ और लिख देते हैं, चलो सी लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहा गया है कि एक्स तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो फिर एक्स अगर इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एक्स लेके आ जाएं, मतलब देखो मैं इस चीज़ को फॉल्स लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा आ जाए। अगर यहाँ पर ये x है तो फिर तो हमें यहाँ पे x देना ही देना पड़ेगा, तो ये कंडीशन तो आएगी नहीं। ओके, ये ट्रू है। देखो कुछ भी करके हम इसको फॉल्स नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट यहाँ पर अगर x यहाँ पर है तो उसको पक्का यहाँ पर होना ही होना है, क्योंकि तभी तो ये इसका सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर वही है कि अगर यहाँ पर x बाय द वे नहीं है तो फिर यहाँ पे x कैसे हो जाएगा, क्योंकि a तो इसका सबसेट है ना। तो यहाँ पर x है तो ये और यहाँ पर x नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर x यहाँ पर नहीं है तो वो फिर यहाँ पर तो होगा ही नहीं फिर, यानी ये चीज़ ट्रू है। और बिकॉज ये ट्रू है तो हम इसको एग्जाम्पल लेके तो कर नहीं सकते, हमको ये प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, तो उस केस में क्या होगा, तो अगर a b का सबसेट है इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन a, जो कि मतलब a के सभी एलिमेंट्स पक्का b में होंगे। यानी अगर x a को बिलोंग करता है तो इट हैज़ टू बिलोंग टू b। बट सिंस x b को बिलोंग करता ही नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो a में भी नहीं है। So therefore the given statement is true। देखो इसको आप और अच्छे से समझिए, अगर कोई एलिमेंट A में है तो पक्का B में होगा, अगर वो B में ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो A में भी नहीं होगा। देखो इसको आप इस तरह समझिए, मान लो कि A है आपकी क्लास 11 और B है आपका स्कूल। कोई स्टूडेंट अगर क्लास 11 में, मान लो कि कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में है अभिषेक, मान लो कि अभिषेक क्लास 11 में है, तो स्कूल में तो पक्का होगा ना फिर वो। यानी अगर अभिषेक ए को बिलोंग करता है तो पक्का बी को बिलोंग करेगा, पक्का स्कूल में होगा। अगर अभिषेक स्कूल में ही नहीं है तो फिर क्लास में भी कहाँ से होगा वो। तो अगर अभिषेक स्कूल में ही नहीं है तो फिर वो क्लास में भी नहीं होगा ना, ये बात है। तो इसका मतलब है कि अभिषेक क्लास 11 में है, इसका मतलब वो पक्का उस स्कूल में है। बट अगर वो स्कूल में ही नहीं है तो फिर वो क्लास 11 में कैसे होगा। मैं क्लास 11 क्लास इसी स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये मत बोल रहे हैं कि सर हो सकता है दूसरे स्कूल की क्लास 11 में हो, वो बात नहीं है। ये इसी स्कूल का सबसेट है, तभी तो इसका सबसेट है, बिकॉज ये इसी स्कूल के क्लास 11 की बात की जा रही है। तो अगर वो स्टूडेंट स्कूल में नहीं है तो फिर वो क्लास 11 में भी नहीं होगा। अब ये बात क्या आप समझ चुके हो, तो यही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, और ये ट्रू है, तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल टू सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, और हमने प्रूव करना है B इज इक्वल टू C। अब एक बात आप अच्छे से समझिए, कभी भी हमें अगर इक्वल प्रूव करना होता है तो कैसे हम इक्वल प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रूव करना है पहले कि B C का सबसेट है और
सी बी का सबसेट है। अगर ये प्रूव हो गया तो अपने आप ही b इज इक्वल टू सी हो जाता है। अगर b c का सबसेट है और c b का सबसेट है तो b इज इक्वल टू सी होता है। तो जब भी आपको ऐसे इक्वल प्रूव करना होता है तो ये समझ जाना कि आपको एक्चुअल में ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ ये है इस क्वेश्चन में कि हमने पहले प्रूव करना है कि b इज अ सबसेट ऑफ c और फिर प्रूव करना है कि c इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर? ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि b इज अ सबसेट ऑफ c। ओके, सबसेट कैसे प्रूव करते हैं ये भी आप ध्यान से सुनिए। सबसेट प्रूव करने के लिए अगर b इज अ सबसेट ऑफ c प्रूव करना है तो ये होता है कि अगर x b को बिलोंग करे एंड इट इम्प्लाइज x c को बिलोंग करे तो फिर इसका मतलब ये है कि b c का सबसेट है। यानी कोई एलिमेंट अगर b में है और वो पक्का c में है तो यानी b c का सबसेट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके, मैं इसको साइड में ही लिख देता हूँ। तो अब ये कैसे प्रूव करें? तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लेट x कोई एलिमेंट है जो b को बिलोंग करता है। और अब इसके बाद देखो हमने ये अब लेकर आना है कि ये c को भी बिलोंग करता है, लेकिन ये गिवन इन्फॉर्मेशन है जिनकी हम हेल्प लेंगे। ओके, तो अब देखो x b को बिलोंग करता है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो केस वन कि एक्स ए को भी बिलोंग करे, है ना। हम ये मान के चले कि एक्स बी को बिलोंग करता है और केस वन ये है कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये होगा सिंस एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब दोनों को बिलोंग करता है तो यानी ए ये इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करता है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन सी है ना। तो यानी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन c को। और इंटरसेक्शन में हमेशा क्या होता है, एक और चीज़ आप समझो यहाँ पे, वैसे मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अगर कभी भी x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करे तो इसका मतलब होता है कि ये a को बिलोंग करता है एंड b को भी बिलोंग करता है। अच्छा, यूनियन वाला जब केस आएगा तो मैं उसके आगे लिख दूंगा फिर ये। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपने नोट करके रखना है। तो ये वही हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर फोर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब देखो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक्स बिलोंग्स टू बी से। कहाँ पहुँचे? एक्स बिलोंग्स टू सी में। तो हो गया ना, अगर एक्स बी को बिलोंग करता है एंड इट इम्प्लाइज कि वो सी को बिलोंग करे तो बी और बी सबसेट है सी का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एक्स बी को बिलोंग कर रहा है एंड इट इम्प्लाइज कि वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। समझ गए आप? ओके, अब ये तो हमने एक केस लिया जब ये एलिमेंट है इसका एक्स ए को बिलोंग करता है। हमने ये भी तो केस लेना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। हमने ये भी केस लेना है कि वो नहीं बिलोंग करता है ए को। अब क्या सिचुएशन है देखो। अब यहाँ पर यह है कि सिंस एक्स बिलोंग करता है बी को बट एक्स बिलोंग नहीं करता है ए को, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को। क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक को बिलोंग करे, काम चल जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ बी को बिलोंग कर रहा है, ए को नहीं कर रहा है, तो यानी ए यूनियन बी को तो करेगा ही। तो यहाँ पे अब हम वही करेंगे क्या कि ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी ए यूनियन सी है। ए यूनियन बी ए यूनियन सी है। तो यहाँ पे हम लिख दे, और ये लिख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन में
ऐसा हम यहाँ पे भी लिख सकते थे जब हमने इसकी जगह पे ये लिखा था कि सिंस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो सिंस करके लिखो या गिवन दैट लिखो, बात एक ही है। यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन सी को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x बिलोंग करता है ए को या फिर x बिलोंग करता है सी को। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इफ़ x बिलोंग करे ए यूनियन बी को, तो इसका मतलब क्या होता है कि आइदर या तो x ए को बिलोंग करे या फिर x बी को, और या फिर दोनों को। तो ये है सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। यूनियन के केस में क्या है कि या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा, ये होता है यूनियन में। तो यहाँ पर यूनियन है तो हमने ये कहा कि ये या तो इसको बिलोंग करता है या इसको बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि x ए को बिलोंग नहीं करता है, बट सिंस ये तो केस ही है ना कि ये बिलोंग नहीं करता है ए को, तो फिर ये केस तो हट गया। तो ये पक्की बात है फिर कि वो सी को ही बिलोंग करेगा। भाई ए यूनियन सी में किसी ना किसी को बिलोंग करता हो, बट हमने यहाँ पे केस ही ये ले रखा है कि ए को बिलोंग नहीं करता है, तो ये तो पक्की बात है ना फिर कि सी को बिलोंग करेगा। तो एक्स सी को बिलोंग करता है। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी कि एक्स बिलोंग्स टू बी, कहाँ पहुँचे एक्स बिलोंग्स टू सी, तो वही लिखेंगे कि सिंस x belongs to B implies that x belongs to C. So therefore B is a subset of C. तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया है कि B is a subset of C. लंबा है तरीका बट बहुत सिंपल है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अब हमने क्या प्रूव करना है? नाउ टू प्रूव C is a subset ऑफ बी, हमने ये प्रूव करना है कि सी बी का सबसेट है। ओके, तो शुरुआत वहीं से करेंगे बिकॉज अब सी बी का सबसेट है, तो हमने एक्चुअल में क्या प्रूव करना है कि एक्स, अब एक्स ने वाई ले लेते हैं कि वाई बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज दैट वाई बिलोंग्स टू बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी बी को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ये तो समझ गए आप यहाँ से। तो शुरुआत करेंगे हम इसीलिए कि लेट y बिलोंग्स टू c। देखो हमने प्रूव करना ही है, तो इसकी शुरुआत होगी y बिलोंग्स टू c से, तो इसलिए हमने ये लेट किया है। और फाइनली हम क्या लेके आएंगे कि y बिलोंग्स टू b। ओके, अब फिर वही केस वन केस टू। केस वन क्या है? y बिलोंग्स टू a, ये हमने लेट किया है। अब केस वन लेंगे कि a को बिलोंग करता है, केस टू लेंगे कि नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि हम केवल ये नहीं ले सकते ना कि भाई वाई ए को बिलोंग करता है, तो बात नहीं है। इसीलिए हम दोनों सिचुएशन लेंगे कि बिलोंग करेगा तो भी इवेंचुअली सी विल बी अ सबसेट ऑफ बी, और अगर नहीं बिलोंग करेगा तो भी सी विल बी अ सबसेट ऑफ बी। इसीलिए सिंस वाई बिलोंग्स टू सी एंड वाई बिलोंग्स टू ए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। जब दोनों को बिलोंग करता है तो यानी इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। और अब अगर वो a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है तो यानी a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c है। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। ठीक, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि y a को बिलोंग करता है एंड b को भी बिलोंग करता है। तो देखो शुरू हमने की थी, यहाँ से हमने शुरू किया था कि y बिलोंग्स टू c से, कहाँ पहुँचे? y बिलोंग्स टू b में। तो सिंस y बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज दैट y बिलोंग्स टू b, तो हम कह सकते हैं कि c इज अ सबसेट ऑफ b। ओके, और अब केस टू लेते हैं। जब y a को बिलोंग नहीं करता है। ओके, अब हमारे पास ये तो है कि y बिलोंग्स टू c, ये तो है ही,
बट साथ में हमारे पास क्या है कि y a को बिलोंग नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग करता है a यूनियन c को। तो क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक को भी बिलोंग करे काम चल जाएगा, तो इसको बिलोंग करता है तो यानी a यूनियन c को बिलोंग करेगा वो। और अगर a यूनियन c को बिलोंग करता है तो यानी a यूनियन b को भी बिलोंग करेगा वो। क्यों? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c। आप चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन। ओके, अच्छा ये हो गया। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। यूनियन में यही होता है, या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको करेगा। बट ये तो क्लियर है कि y a को बिलोंग नहीं करता है। बट सिंस y doesn't belong to a, therefore we can say that y belongs to b। अब देखो शुरू हमने किया था कहाँ से कि y belongs to c से, कहाँ पहुँचे हम? y belongs to b में। तो वही लिखेंगे कि सिंस y belongs to c implies that y belongs to b, तो हम कह सकते हैं कि c is a subset of b। तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि c b का सबसेट है हर एक केस में, चाहे ये हो या ये हो। मतलब ये पक्की बात है कि सी बी का सबसेट है ही है। और पहले हमने क्या प्रूव किया था कि बी सी का सबसेट है। तो हम वही कंबाइन करके यहां पे लिखेंगे कि सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। है कितना ज़्यादा आप इस क्वेश्चन से सीखे होंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किया है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये 4 कंडीशंस दी हैं और हमने बताना है कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये सेम सिचुएशन को बता रहे हैं। यानी अगर हमारे पास ए और बी कोई गिवन सेट हैं, तो अगर उसमें ये कंडीशन फॉलो होती है तो पक्का फिर ये भी होगी और पक्का ये भी होगी और पक्का ये भी होगी। जिसमें अगर ये है तो उसमें बाकी सभी भी होंगे, जिसमें ये है तो उसमें बाकी सभी भी होंगे। ये है इक्विवेलेंट कहने का मतलब। समझ गए आप? तो अब इनको करते हैं तो देखो हम करेंगे क्या कि हम ये लेकर चलेंगे कि कोई सिचुएशन हमारे पास ये है, फिर दूसरा लेंगे हम और ये बताएंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि पहले की हेल्प से इसे प्रूव करेंगे, फिर तीसरा लेंगे पहले की हेल्प से इसे प्रूव करेंगे, फिर फोर्थ लेंगे पहले की हेल्प से इसे प्रूव करेंगे। तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये इक्विवेलेंट है। गॉट इट? तो देखो यहाँ पर आपको समझने में इजी लगे, मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए 2 सेट ले लेता हूँ। एक सेट ए है, जो सेट यहाँ पर ए एंड बी 2 सेट्स हैं ना, तो ए ये है और बी है ए बी सी। अब एग्ज़ाम में आप बिल्कुल भी एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल लेके हम कभी भी कोई चीज़ प्रूव नहीं करते हैं पॉजिटिव में। मतलब एग्जाम्पल लेके हम नॉट नॉट में प्रूव कर देंगे, यानी ये इक्वल नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये हम प्रूव करते हैं एग्जाम्पल लेके। बट मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी रहे। मैं यहाँ पे वेन डायग्राम भी बना सकता था। बहुत सारे आपने देखे होंगे, अगर कभी टीचर ने समझाया होगा या क्वेश्चंस देखे होंगे, उन्होंने वेन डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। बट अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेन डायग्राम बनाना ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया है। बट ये ध्यान रखना कि अंदर वाला ए है और बाहर वाला बी है। ओके, तो ये है अगेन, ये मैंने सेट इसीलिए लिए बिकॉज ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, ये मैं मान कर चल रहा हूँ। और ए बी का सबसेट है यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तभी ये इसका सबसेट है। यही होता है, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ पर जो पहला है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ़ एक्स अगर ए को बिलोंग करे तो 100% वो बी को बिलोंग करेगा। कोई भी एलिमेंट अगर ए को बिलोंग कर रहा है
और वो पक्का है कि फिर वो एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा ही करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन थी, अगर ए में है तो पक्का बी में होना चाहिए, तो इसीलिए अब ये एलिमेंट यहाँ पे है तो पक्का इसमें होने चाहिए, यानी ये इसका सबसेट है। तो सबसेट की ये होती है कंडीशन। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड वाला लेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये हमने प्रूव करना है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब है कि कोई एलिमेंट a को बिलोंग करे बट वो b को बिलोंग नहीं करे, ये होता है a माइनस बी। ए माइनस बी में होता है कि कोई एलिमेंट a में हो बट वो b में ना हो, तो वो a माइनस बी में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि माइनस कैसे करते हैं, यानी a माइनस बी कैसे निकालते हैं। अगर मान लो कि सेट ए हमारे पास है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 1 2 4 और हमने ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी में ए के एलिमेंट आते हैं। ध्यान रखना जो पहले है ए माइनस बी में पहले ए लिखा है, तो ए के ऐसे एलिमेंट आते हैं जो बी में नहीं है। अब देखो 1 दोनों में है, 1 बी में भी है तो 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, बचा 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3। अब ध्यान रखना, आप ये मत बोलना कि यहाँ सर 4 भी बच गया है, नो 4 नहीं आएगा। 4 तब आएगा जब हमें b माइनस ए करना होगा। यहाँ पर केवल और केवल a के एलिमेंट लिखे जाएंगे a माइनस बी में। अब जैसे यहाँ पे a है ए बी और b है ए बी सी, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या है, क्या आएगा भाई, ए बी यहाँ पर है और ए बी सी है, तो a के जो सारे एलिमेंट है b में है ना, तो ये वो तो फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। a में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में नहीं है, तो यानी इसमें a माइनस बी इस समय 5 आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a की जगह पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b। ऐसा क्यों, बिकॉज a b का सबसेट है, तो जो एलिमेंट a को बिलोंग करेगा ये पक्की बात है कि b को बिलोंग करेगा। यानी मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ इफ x बिलोंग्स टू a तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू b, और इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ नीचे। ओके, हम यहाँ पे ये रीज़न लिख सकते हैं कि सिंस a इज़ अ सबसेट ऑफ b, देयरफॉर कोई एलिमेंट अगर a को बिलोंग करता है तो इट इम्प्लाइज कि वो b को बिलोंग करता है। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया है, और ये होगा b माइनस बी। क्यों, बिकॉज देखो a माइनस बी बाई डेफिनेशन ये है कि a को बिलोंग करता है एंड b को बिलोंग नहीं करता है। लेकिन अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि b को बिलोंग करता है एंड b को बिलोंग नहीं करता है, तो b माइनस बी हो गया। ओके, और ये हो जाएगा 5, मतलब b में से b माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, यानी 5। एंड यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने ये प्रूव किया किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, जो कि एक्चुअल में पार्ट 1 है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट। जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है दीज दे आर इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया ये। और अब थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, हमने ये प्रूव करना है। अगर आप यहाँ पे देखो कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी तो बी ही होगा ना भाई। अगर आप इसका यूनियन करो, अगर बेसिक, आई एम श्योर आपको बेसिक यूनियन करना आता होगा, अगर आप इसका यूनियन करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ वाकई ऐसा है। अगर आप यूनियन करोगे तो बी आएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, ये सिचुएशन हमारे पास है, तो इसका यूनियन बी आएगा, यानी ये ट्रू है। बट इसको प्रॉपर्ली लिखने के लिए एक काम करते हैं, हम प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। उस केस में ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। जब भी हमने इक्वल प्रूफ करना होता है तो ये सबसे इजी तरीका होता है इक्वल प्रूफ करने का। तो कैसे करेंगे, हमने ये प्रूव करना है क्या, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ध्यान रखना, ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, हमने ये प्रूव करना है। और फिर प्रूव करना है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और सबसेट वाली कंडीशन क्या होती है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसेट का मतलब जो इससे बिलोंग करेगा वो पक्का फिर इसे बिलोंग करेगा। यही तो होता है ना सबसेट में भाई। अगर मान लो कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट है, अगर वो x को बिलोंग करेगा तो पक्का फिर वो y को बिलोंग करेगा। ये होता है सबसेट का कंडीशन।
तो यही हमने यहाँ पे लेकर आना है। तो ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए, एक्स भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब है? अगर एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए, और ध्यान रखना, और ए बिलोंग्स टू बी। यानी अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो वो या तो ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। यूनियन में यही तो होता है। यूनियन में होता है कि अगर या तो इसको बिलोंग करे या इसको बिलोंग करे या दोनों को बिलोंग करे, तो फिर यूनियन को बिलोंग करता है वो। किसी एक ना एक में तो होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो ए को बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पक्का बी को बिलोंग करेगा। ये मुझे कैसे पता? ये मुझे पता है बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो इससे क्या होगा? इसी वजह से अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो वो पक्का बी को बिलोंग करेगा। सबसेट में यही होता है। तो ये एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है तो बी को भी बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब तो यही है। खैर, तो इस बात का मतलब भी ये है, और ये तो यही बात लिखी हुई है। तो कहने का ये मतलब है कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है वो बी को बिलोंग करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी सबसेट है बी का। भाई, शुरुआत हमने यहाँ से की कि ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, पहुँचे हम यहाँ पे ए बिलोंग्स टू बी। तो सबसेट में यही होता है कि अगर एक इसको बिलोंग करे और इट इम्प्लाइज कि इसको बिलोंग करे, तो यानी ये इसका सबसेट है, यानी ये इसका सबसेट है। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बात समझ आ गई? अब उल्टा करो प्रूफ इसको। अब इसको उल्टा प्रूफ करते हैं, मीन्स ये इसका सबसेट है। तो एंड लेट बी ले लेते हैं, ठीक है। बी बिलोंग्स टू बी, बी को बिलोंग करता है। अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग करेगा तो ये तो पक्की बात है ना कि ये ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा। ये तो बहुत सिंपल बात है। कोई एलिमेंट अगर बी में है तो ए यूनियन बी में होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि ए यूनियन बी में ये एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट होंगे। हैं, यूनियन में होता ही यही है। अब देखो, बिकॉज ये बी को बिलोंग करता है एंड इट अप्लाइज कि वो इसको बिलोंग करता है, तो हमें कह सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो डायरेक्ट आ गया, ठीक। और अब देखो, अब यहाँ पर सिंस ये है हमारे पास है ए यूनियन बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी। ये इसका सबसेट है, ये इसका, देखो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इक्वल हुए हो। ओके, और ये हमने इक्वल प्रूफ किया वन में जो लिखा हुआ था उसकी हेल्प से। तो हमने क्या किया कि इसकी हेल्प से ये प्रूफ किया है। इट मीन्स 1 and 3 आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और अब हमारे पास है फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर आप यहां पर देखें, इसका इंटरसेक्शन करें आप, इंटरसेक्शन में होता है जो दोनों में है, कॉमन आता है, तो ए एंड बी आएगा इंटरसेक्शन में। तो है ना ये ए के इक्वल, यही हमने प्रूव करना है। और अगेन किसकी हेल्प से? जो ए, किसकी हेल्प से? कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसकी हेल्प से। एनीवे, अब ये इक्वल है, अगेन हमने क्या लेना है कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यही प्रूव करना है। तो लेट कोई एलिमेंट ले लेते हैं पी, लेट पी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब हुआ? अब पी इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि वो ए को बिलोंग करेगा एंड पी को भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो ये पक्की बात है कि वो दोनों में है, तभी जाके वो इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन में बिकॉज कॉमन होता है, जो दोनों में होता है वो इंटरसेक्शन में होता है। तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो यानी वो इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है,
ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज कि वो ए को बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना। यानी ये जो है इसका सबसेट है। देखो कैसे, अगर ये इसको बिलोंग करता है एंड इट इम्प्लाइज कि ए को बिलोंग करता है, तो ये होता है, क्योंकि सबसेट में यही है ना भाई, अगर कोई एक्स को बिलोंग करता है एंड इट इम्प्लाइज कि वो वाई को बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये भी तो है ना। तो देखो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए को बिलोंग करता है तो पक्का इसको बिलोंग करेगा, यानी ये चीज़ पक्का है। यहाँ पे ये भी है, वो बी को भी बिलोंग करता है, लेकिन क्योंकि पक्का ए को बिलोंग करता है, ये हम जानते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे और होता फिर हम ये नहीं लिख सकते थे, क्योंकि और के केस में होता है कि भाई या तो इससे बिलोंग करेगा या फिर इससे बिलोंग करेगा, हम इसके लिए श्योर नहीं कि वो इसको बिलोंग करेगा, है ना। बट एंड के केस में हम पक्का हैं कि ये इसको बिलोंग करता है। देखो पीछे ये सिचुएशन हमारे पास थी, ये था और अगर यहाँ पे होता एंड तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इसको बिलोंग करता है और यहाँ पर इट इम्प्लाइज कि इसको बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे एंड होता, वैसे होता नहीं है ये, तो फिर हम बिकॉज ये एंड है तो हम ये लिख सकते थे, बट बिकॉज और है ये, तो हम इसके लिए श्योर नहीं कि वो इसको बिलोंग करता है, वो इसको भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि यूनियन में या तो इसे बिलोंग करता है या फिर इसे बिलोंग करता है, या दोनों को, है ना। श्योर नहीं है हम। तो फिर हमने क्या किया, हमने किसकी हेल्प ली, हमने जो फर्स्ट में कंडीशन थी उसकी हेल्प ली कि भाई ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर ए कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज कि वो बी को बिलोंग करता है। तो यानी इसका मतलब है ये कोई एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करता है तो वो पक्का फिर वो बी को बिलोंग करेगा। ये कहाँ से आया, ये जो गिवन कंडीशन थी वहाँ से आया, और इसका तो ये तो यही लिखा है। तो यानी यहाँ पर इस बात का और इस बात दोनों का मतलब ये है। अब क्योंकि हम यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो मैंने ये लिखा। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो फिर हम ये नहीं लिख सकते थे, ये नहीं लिख सकते थे, ध्यान रखना, है ना। तो फिर ये भी नहीं होता और फिर ये भी नहीं होता, बट बिकॉज क्वेश्चन में ये कंडीशन है तो हम ये लिख पाए इस वजह से, और फिर इस वजह से हम ये लिख पाए। अब बात समझ आ गई आपको। एंड के केस में क्या है कि ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इस जब एंड लिखा है इसका मतलब ये चीज़ पक्का है। अब बात समझ आ गई, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब उल्टा प्रूफ करना है, या उल्टा मतलब अब ये इसका सबसेट ये प्रूफ करना है। तो देखो, लेट बी बिलोंग्स टू ए। अब अगर बी ए को बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है, तो इट इम्प्लाइज कि वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करता है। कैसे मुझे पता, बिकॉज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इस केस में कि कोई एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करता है तो ये पक्की बात है कि वो बी को बिलोंग करेगा। तो अब आपने देखा, हमने अब अगेन जो फर्स्ट में कंडीशन गिवन थी इसका यूज़ करके और हम फोर्थ पार्ट प्रूव करेंगे, तो बाद में हम कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ए को बिलोंग। अब देखो, कोई एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करता है और वो बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा वो, है ना भाई, दोनों में है। एंड देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यहाँ से चले यहाँ पहुँचे तो ये इसका सबसेट है। अब देखो कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू ए। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों इक्वल होते हैं फिर, और ये फोर्थ वाला प्रूफ हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 1 and 4 आर इक्विवेलेंट। ओके, तो देखो 1 and 2 हमने प्रूव कर दिया था, 1 and 3 इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्विवेलेंट प्रूव कर दिया है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट
ऑल द 4 पार्ट्स जो गिवन पार्ट्स हैं आर इक्विवेलेंट। ओके, और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। यानी गिवन है ये और हमने प्रूव करना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो रूल्स आपको समझने ज़रूरी। देखो, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर बाय द वे ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो वो पक्का बी को बिलोंग करेगा। ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब। यानी अगर ये सिचुएशन है तो फिर ये होता है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट्स ए में हैं वो पक्का बी में होने ही होने चाहिए, तब ये होगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखो, अगर कोई एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए बी में है ही नहीं, मान लो, चलो वाई ले लेते हैं, वाई अगर बी में है ही नहीं तो क्या वो ए में होगा? फिर अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो पक्का पक्का ए में नहीं होगा। मान लीजिए जैसे ए और बी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो ये ए है और बी है, मान लो ए बी सी, तो पहली सिचुएशन भी है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। लेकिन दूसरी ये है कि जो एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, मान लीजिए डी यहाँ पर नहीं है ना, तो वो यहाँ पे भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर होगा तो फिर सबसेट ही नहीं होगा वो। मान लीजिए डी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे है, फिर ये कहाँ इसका सबसेट है? तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख दिया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, या जो भी है, आप इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है माइनस वाला कॉन्सेप्ट, फिर हम प्रॉपर वे में बाद में करना शुरू करते हैं। पहले एक और कॉन्सेप्ट समझो कि कोई एलिमेंट अगर बिलोंग करता है ए माइनस बी को, फॉर एग्जाम्पल ए माइनस बी है, कोई एलिमेंट अगर ए माइनस बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब होता है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। यानी यहाँ पर मान लो कि ए है 1 2 3 और बी है 1 2 4, और अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे इसके एलिमेंट्स लिखूँगा जो इसमें नहीं होंगे। तो ए तो 1 यहाँ पे है, वो मैं नहीं लिखूँगा, 2 यहाँ पे है, वो मैं नहीं लिखूँगा, 3 लिखूँगा मैं यहाँ पर, तो ए माइनस बी 3 होगा। इसका मतलब ये है कि ये होगा x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अगर है तो ये होगा कि a को तो बिलोंग करता है, लेकिन उस एलिमेंट को b को बिलोंग नहीं करना चाहिए, और ये भी आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ओके, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, हमने प्रूव करना है ये c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो सबसेट प्रूव करने के लिए हमारे पास इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि कोई एलिमेंट अगर इसको बिलोंग करता है तो पक्का वो फिर इसको बिलोंग करेगा। यानी अगर हमारे पास है कि x, इफ x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इट इम्प्लाइज कि वो c माइनस ए को बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन है तो फिर ये इसका सबसेट होगा। तो हमने शुरुआत करनी है कि x बिलोंग्स टू दिस, और एंड करना है हमने दिस बिलोंग्स टू दिस। यानी यहाँ से शुरुआत करके ये लेकर आना है, ये चीज़ शुरू करके ये लेकर आना है, तो फिर ये होगा। समझ गए ना? तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए। प्रूव क्या करना है? c माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ c माइनस ए। लेट, मान लीजिए कि x कोई एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू c माइनस बी। देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि x बिलोंग्स टू दिस से शुरू करके x बिलोंग्स टू दिस पे खत्म करना है। तो इसका क्या मतलब है x बिलोंग्स टू c माइनस बी? इसका मतलब है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि x बिलोंग्स टू c बट x डजंट बिलोंग टू b।
ध्यान रखना यहाँ पे बट मत लिखना, ठीक है? भले ही बोलने में मुंह से बट निकल जाए समटाइम्स, बट हम एंड लिखते हैं बिकॉज इसकी क्वालिटी ये होती है एलिमेंट्स की कि वो सी में होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम वो बी में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर वो सी माइनस बी को बिलोंग करेगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। ये क्लियर है? अब आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो है एज इट इज़, यानी सी को बिलोंग करता है। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ये कोई एलिमेंट अगर बी को बिलोंग नहीं करता तो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। और ऐसा क्यों? ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कोई एलिमेंट अगर बी को बिलोंग नहीं करता है तो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो जो बी में नहीं है वो ए में कैसे हो जाएगा? ए के एलिमेंट्स हम बी से ही तो निकालते हैं, तो कोई एलिमेंट अगर बी में ही नहीं है तो वो एलिमेंट फिर ए में कैसे हो जाएगा? लेकिन हमने यहाँ पे रीज़न प्रॉपरली लिखना है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे रीज़न हम लिखेंगे कि सिंस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देयरफॉर अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग नहीं करे तो फिर पक्का ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना? अच्छा, अरे वापस इस पे आओ। आपको फिर से ध्यान आ रहा है जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, आपने नोट किया हो कि कोई एलिमेंट है जो सी को बिलोंग करता है बट ए को बिलोंग नहीं करता है, हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट सी माइनस ए को बिलोंग करता है। सी माइनस ए का मतलब ही यही है कि सी में है बट ए में नहीं है। ओके, ऑलराइट। अब देखो शुरुआत हमने की यहाँ से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू सी माइनस बी, और पहुँचे हम कहाँ पे? x बिलोंग्स टू सी माइनस ए। और ये सीन किस में होता है? ये सीन होता है सबसेट में, कि इसको बिलोंग करे, इट इम्प्लाइज कि इसको बिलोंग करे। तो देयर फॉर वी कैन से दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, और यही हमने प्रूव करना था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने यहाँ पर ये और ये प्रूव करने हैं, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत सारे आप रूल्स सीखेंगे। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं ये वाला। ऑलराइट, तो ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, इसको हम रिप्लेस करेंगे। देखो ये आ गया एज इट इज़, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान रखना, कीप इन माइंड दैट ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका ध्यान रखना। ओके, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पे सीन ऐसा बन रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है पहले मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका मतलब होता है कि ए का इसके साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन आएगा और फिर ए का इसके साथ इंटरसेक्शन। ओके, ये होता है। तो यहाँ पर अब आप आइडेंटिफाई करो, ये है बिल्कुल यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बस सी की जगह पे बी डैश है तो हम ये लिख देंगे, यानी यहाँ पे होगा ए इंटरसेक्शन दिस यूनियन दिस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। कोई सेट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ए है, जब हम इसका यूनियन करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आता है यूनिवर्सल सेट। अब ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, यू है ये। तो कोई सेट है, उसका उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम यूनियन करते हैं, देखो इसका मतलब है ए और इसका मतलब है जो ए नहीं है, तो जब आप दोनों को मिलाओगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा ना भाई।
ये अंदर वाला हिस्सा है ए और ये बाहर वाला हिस्सा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब ए को एक कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलाएंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यही बात मैं कह रहा हूँ। तो ये है यूनिवर्सल सेट। ओके। और किसी किसी भी सेट का जब यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन होता है तो वो सेट आ जाता है। तो आ गया वापस ए। तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ कम टू दिस। अब ये प्रूव करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होता है? अभी बताया था, बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मान लो कि एक्स एंड वाई हैं, एक्स माइनस वाई है, तो ये होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ये रूल मैंने अभी अभी ऊपर लिखा है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे हम। तो इसका यूनियन इससे होगा, फिर ये इंटरसेक्शन आएगा और फिर इसका यूनियन इससे होगा। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख देंगे यूनिवर्सल सेट। ध्यान रखना ये यूनिवर्सल सेट है, ओके, यूनियन नहीं है। और जैसे ये तो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर हम किसी सेट का यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से तो यूनिवर्सल सेट आता है। ओके। और अब यूनिवर्सल सेट के साथ में कुछ भी हो उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट आ जाएगा। तो ये आ गया है। यानी कोई भी अगर हमारे पास मान लो कि कोई सेट है एक्स और उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में तो एक्स ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा है यूनिवर्सल सेट और ये है एक्स का हिस्सा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन में कॉमन होता है। तो कॉमन तो बस इतना है ना, जो इतना हिस्सा है ये खुद एक्स में तो है ही, लेकिन ये इसमें भी है, तो दोनों का कॉमन एक्स ही हो गया, इसीलिए। और ये आ चुकी है हमारी ये राइट हैंड साइड ए यूनियन बी, और ये प्रूफ हो चुका है। ओके। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। हमने यहाँ पर ये प्रूव करने हैं। ओके। तो वन बाय वन इन्हें लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए। ये हमने शो करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमने कोई चीज़ प्रूव करनी होती है कभी भी एग्जाम्पल नहीं ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए को हम ले लेते हैं ए बी करके, फिर कोई बी हम ले लेते हैं ए बी सी कोई दूसरा सेट, और फिर ये करो। कभी भी ऐसा मत करना, ये ठीक नहीं है। एग्जाम्पल हम लेते हैं जब हमें कोई चीज़ नो में प्रूव करनी होती है। अगर मान लो कि ये ऐसा होता कि ये फॉल्स है, मान लो कि हमको कोई चीज़ फॉल्स प्रूव करनी होती है या नॉट ट्रू, वहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हमको प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, तो आई होप आपको ध्यान होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको ये बताया है कि जब हमने इक्वल प्रूव करना होता है, मान लो कि हमारे पास x इज इक्वल टू वाई है और ये हमने इक्वल प्रूव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करो, और फिर ये इसका सबसेट है, ये प्रूव करो। अगर हम ये कर पाएँ तो यानी ये इक्वल हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है और फिर प्रूव करेंगे ये इसका सबसेट है, तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, फर्स्ट we will prove कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B
इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि ये इसका सबसेट है, पहले ये हमने प्रूव करना है। अब सबसेट कैसे प्रूव करते हैं आपको पता है? अगर मान लो कि हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई का सबसेट है तो क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि कोई एलिमेंट अगर वो एक्स को बिलोंग करता है तो इट इम्प्लाइज, यानी वो पक्की बात है कि वो वाई को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो पक्का एक्स वाई का सबसेट है। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ये आता है। यही हमने करना है कि हमने लेना है कि लेट, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से शुरू करेंगे और फाइनली हम कहाँ पे आएंगे कि एक्स ए को भी बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि फिर ये इसका सबसेट है। ठीक है, हमने शुरुआत यहाँ से की है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई यूनियन में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है a को, यानी इसको, या फिर x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को। भाई यूनियन में क्या होता है, या तो इसको बिलोंग करेगा या इसको बिलोंग करेगा, ये होता है। ठीक है, अच्छा तो पहले केस 1 लेते हैं। ये केस 1 लेते हैं कि x बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a अगर हमने केस 1 ले लिया तो वो तो डायरेक्ट ही ये हो गया ना, है ना। भाई x इसको बिलोंग करता है, ये हमने लिया कि x इसको बिलोंग करता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है कि x इसको बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर, आई मीन सिंस ये है इट इम्प्लाइज कि x a को बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज़ अ सबसेट ऑफ a, यानी ये इसका सबसेट है जब ये सिचुएशन होती। मैंने आपको यहाँ पे यही समझाया था। ठीक है, तो सबसेट प्रूव करने के लिए ये होता है, इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया, लेकिन अभी केस 1 लिया है। अब केस 2, केस 2 है कि x इसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक, अब सोचो x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर x इन a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो ये पक्की बात है कि दोनों को बिलोंग करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर कोई a में है और b में है, दोनों में है, तभी जाके वो इंटरसेक्शन में होगा। तो कोई एलिमेंट अगर a इंटरसेक्शन b में है तो ये पक्की बात है कि वो a में भी है और b में भी है। ठीक, तो आ गया ना फिर से कि x बिलोंग्स टू a, तो फिर वही लिखेंगे हम कि अगेन सिंस, आई मीन अगेन हमने क्या लिया था यहाँ से कि जो x है ये बिलोंग करता है इसे, और कहाँ पे पहुँचे हम कि a को बिलोंग करता है, इसको भी करता है बट हमें मतलब तो इससे है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो दोनों केस में ये इसका सबसेट आ रहा है, यानी ये इसका सबसेट है। ठीक, ओके, तो अभी तक तो हमने प्रूव कर लिया है कि ये इसका सबसेट है। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे कि ये भी इसका सबसेट है। नाउ वील प्रूव कि A सबसेट है A यूनियन A इंटरसेक्शन B का, ये हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे करते हैं प्रूफ? भाई हम शुरुआत करेंगे कि इफ़ एक्स, अब y ले लेते हैं, चलो y बिलोंग्स टू a, y इसको बिलोंग करता है। ओके, ठीक है, अब ध्यान से देखो,
अगर ये इसको बिलोंग करता है और फिर इस इट इम्प्लाइज कि इसको भी बिलोंग करे तो ये इसका सबसेट होगा। तो क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो y इसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि a का जिसके साथ भी यूनियन होगा उसके साथ बिलोंग करेगा ही करेगा। यूनियन की यही तो खास बात है कि अगर कोई a को बिलोंग करता है, कोई a में है, तो यानी इस पूरे में पक्का होगा वो। कोई एलिमेंट, अगर मान लो कि कोई एलिमेंट है और वो x में है, तो ये तो पक्की बात है कि x का किसी के साथ भी यूनियन कर लो वो उसके साथ होगा ही होगा। किसी के साथ भी, चाहे y z कुछ भी हो, किसी के साथ भी यूनियन करो ये इसमें होगा ही होगा, क्योंकि x में यूनियन में क्या होता है, ये सारा आ जाता है। तो अगर x में है तो फिर उसका यूनियन जिसके साथ करोगे वो तो होगा ही। ऐसे यहाँ पर है, अगर कोई a पे है, कोई a में है कोई एलिमेंट, तो फिर a का जिसके साथ भी यूनियन करोगे उसमें होगा ही होगा। भाई यूनियन में क्या होता है कि सारा कुछ ले लेते हैं, तो जो a में है वो यूनियन में भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि a है सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। सीधा ये डायरेक्ट आ गया। अब देखो नाउ सिंस, अब यहाँ से दोनों, पहले हमने क्या प्रूव किया कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a, और यहाँ पे क्या आया कि a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से ये हुआ है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसको भी हमने वैसे ही प्रूव करना है। पहले हम लेके चलेंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम लेके चलेंगे, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है। तो ये फिर यानी अगर ऐसा होता है तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करो कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो फर्स्ट विल प्रूफ कि ये जो है ये सबसेट है ए का। तो ये प्रूफ करना है। शुरुआत करते हैं। लेट कोई एलिमेंट मान लो, चलो ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू दिस। अगर ये इसको बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब है भैया, तो इंटरसेक्शन है ना। कोई अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो पक्का दोनों को बिलोंग करता है, यानी ए बिलोंग्स टू दिस एंड ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन का ये है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई इसको बिलोंग करता है तो ये तो पक्की बात है कि ये दोनों को बिलोंग करेगा। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो यानी इसको भी बिलोंग करेगा और एंड देखो इसको भी बिलोंग करेगा। तो एंड लगा रखा मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। तो एंड इसको भी बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ से चले हम कि इसको बिलोंग करता है और यहाँ पे है कि इसको बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट प्रूफ करने में यही तो होता है। मान लो कि हमने प्रूफ करना है कि x इज़ अ सबसेट ऑफ y, तो क्या प्रूफ करते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो x को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज कि वो एलिमेंट y को भी बिलोंग करे, तो ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे हमने वही किया, कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है एंड इट इम्प्लाइज कि वो इसको बिलोंग करे, तो ये इसका सबसेट हो गया। वही तो है कि a इसको बिलोंग करता है एंड फिर इट इम्प्लाइज कि वो इसको भी बिलोंग करता है, तो यानी ये इसका सबसेट है। समझ गए। और ये ध्यान रखना कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इसको बिलोंग करता है और इसको बिलोंग करता है, बट इससे में मतलब नहीं है, ठीक है। ये मिल गया है और ये आ चुका है। अब हमने उल्टा प्रूफ करना है। नाउ विल प्रूव
कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। चलो ठीक है, तो अब कोई एलिमेंट B ले लेते हैं। तो लेट B बिलोंग करता है A को। अब ये A को बिलोंग करता है, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज कि वो, अब देखो ध्यान से देखो, अगर ये इसको बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि A यूनियन B को बिलोंग करता है। पक्की बात है भाई, अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग करता है तो यूनियन को तो बिलोंग करेगा ही ना, वो सीधी बात है, यूनियन में तो सारा होता है। अच्छा, अब कोई एलिमेंट इसको भी बिलोंग करता है और इसको भी बिलोंग करता है, तो सिंस जो B है वो बिलोंग करता है A को एंड B बिलोंग करता है A यूनियन B को, तो हम कह सकते हैं कि ये बिलोंग करता है A। देखो अगर कोई चीज़ इसमें है और इसमें है, एंड वाला केस ध्यान रखना, तो एंड में इंटरसेक्शन आ जाता है। तो कोई चीज़ अगर देखो और में आता है यूनियन और एंड में इंटरसेक्शन, तो अगर कोई इसमें भी है और इसमें भी है तो यानी इंटरसेक्शन में पक्का होगा। ठीक है, अब देखो हमने शुरुआत की थी यहाँ से और हम पहुँचे यहाँ पे, है ना। वही हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस B belongs to A implies that B belongs to A intersection A union B, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। और अब फाइनली हम क्या लिखेंगे, ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि ये इसका सबसेट है, तो हम लिखेंगे कि सिंस A intersection A union B is a subset of A, और यह हमने क्या प्रूव किया कि A is a subset of A intersection A union B। तो देखो ना, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। देखो अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो ये इक्वल होते हैं, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C डज नॉट इम्प्लाई B इज इक्वल टू C। यानी अगर ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा। अब वैसे देखने से लग रहा है कि भाई इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है, हम इसे हटाएंगे, इससे हटाएंगे तो ये इक्वल हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। अब हमने ये प्रूव करना है, और अच्छी बात इसकी ये है जो कि इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाती है कि यहाँ पर हमने नॉट इम्प्लाई प्रूव करना है। तो जब भी कोई चीज़ हमें नेगेटिव में प्रूव करनी होती है कि प्रूव दैट कि ये नहीं होता है, तो उसको हम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जब भी कोई चीज़ हमें नेगेटिव में प्रूव करनी होती है। कोई चीज़ अगर यस में प्रूव करनी है तो उसमें फिर एग्जाम्पल नहीं दे सकते। मान लो अगर क्वेश्चन ये होता कि इफ B इज इक्वल टू C है तो ये शो करो, तो ये चीज़ ट्रू होती है। मीन्स एक्चुअल में देखो तो ये उल्टा ट्रू है, यानी अगर B इज इक्वल टू C है तो ये ट्रू होता है। तो अगर हमें ये प्रूव करना पड़ता तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते थे, फिर हमको प्रॉपर वे में करना पड़ता है, ओके। लेकिन क्योंकि हमने ये नेगेटिव में प्रूव करना है कि नॉट इम्प्लाई, तो एक एग्जाम्पल लेके काम बन जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे लेते हैं लेट A इज इक्वल टू, देखो कुछ ऐसा लेते हैं जो इनका इंटरसेक्शन एक जैसा हो, B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, इनका इंटरसेक्शन 1 आएगा और इनका भी 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 तो होगा ही होगा, 3 कर दो इससे। B और C अलग अलग भी होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमने लेट कर लिया है। नाउ A इंटरसेक्शन B क्या है यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B है ये इंटरसेक्शन 1 2 है ना, और ये आएगा क्या
1। ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ये है 1 1 3 और ये भी 1 आया है। क्लियरली ये तो इक्वल आ रहे हैं। बट ये तो इक्वल नहीं है ना। B इज नॉट इक्वल टू C, हैंस प्रूव्ड। समझे? हमने इस तरह से ये लिए कि ये तो अलग अलग हों, बट इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन और इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन एक जैसा हो। तो ये तो है एक जैसा, बट यहाँ पे ये और ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रूफ हो चुका है। ओके। हाँ, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि अगर ये उल्टा होता कि इफ़ बी इज इक्वल टू सी, तो ये शो करना है, तो फिर हम एग्जाम्पल नहीं देते, फिर पता है कैसे करते? फिर ऐसे करते हैं हम प्रूफ कि शो दैट इफ बी इज इक्वल टू सी, देन हमने ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो उसमें शुरुआत हम कहाँ से करते कि ये इसका सबसेट है, ये प्रूफ करते पहले, फिर ये इसका सबसेट है, ये प्रूफ करते, और तब जाके इक्वल आते। तो देखो क्या एफर्ट करना पड़ा हमें कोई चीज़ प्रूव करने के लिए। जब वो चीज़ पॉजिटिव में प्रूव करनी होती है कि प्रूव कीजिए कि ऐसा है, लेकिन जब हमें ये प्रूव करना होता है कि प्रूव कीजिए कि ऐसा नहीं है, उसको एग्जाम्पल लेके प्रूव कर दो। तो ये इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा इजी था हमारे लिए, और ये समझदारी से बस यहाँ पे ये जो हम लेट कर रहे हैं सेट्स, ये समझदारी से लेने हैं कि ये इक्वल ना हो, बट इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन और इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन सेम हो। ठीक, आप यहाँ पे कुछ भी और एग्जाम्पल ले सकते थे, बस ये कंडीशंस मीट करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेट ए एंड बी बी द सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट्स एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये हमारे पास ये है कि ये इस तरह से ये सिचुएशन है। देखो जब इंटरसेक्शन फाई होता है तो हम इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके, यानी इनका कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। खैर, अब इस क्वेश्चन को हम वैसे दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंट ये दी है तो हम क्वेश्चन को इस हिंट का भी यूज़ करके करेंगे। तो ये वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे शो करना है कि a इज़ इक्वल टू बी है, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी हमें a इज़ इक्वल टू बी या कुछ ऐसा इक्वल प्रूफ करना होता है तो प्रूफ करो, मतलब ऐसा नहीं कि केवल यही तरीका है, बट ये भी एक तरीका है, ये आसान तरीका है, कई बार ये बहुत कन्वीनियंट मेथड होता है कि प्रूफ करो कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। अगर ऐसा होता है तो फिर a इज इक्वल टू बी है। तो हमारा जो एम है वो है कि हम ये प्रूफ करें, पहले a b का सबसेट है और फिर b a का सबसेट है, ये प्रूफ करें। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं कि a b का सबसेट है, और शुरुआत करते हैं जो हिंट में a गिवन है। a क्या है? हिंट में ये लिखा है। ओके, अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब हम क्या करना है, हमने इसे रिप्लेस करना है इससे, b यूनियन x। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि दिस इंटरसेक्शन दिस, फिर लगेगा यूनियन एंड दिस इंटरसेक्शन दिस। a इंटरसेक्शन x ये है फाई, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ओके, सिंस a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x, और यहाँ पर सिंस a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू फाई, और फाई के साथ जब भी किसी का यूनियन होता है तो वही चीज़ आ जाती है। तो ये है a इंटरसेक्शन b, तो ये एक्चुअल में ये है। ठीक है, इतना समझ गए आप। और ये है a। अब नाउ सिंस हम जानते हैं
कि ए इंटरसेक्शन बी होता है किसका सबसेट, बी का सबसेट, ये इसका सबसेट होता है। मींस ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, या तो सारे होंगे या कुछ एलिमेंट्स होंगे, बट इसके अलावा बी के अलावा बाहर का कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें। ए के भी वही एलिमेंट आएंगे जो कि बी में होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है बी का एक सबसेट है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देयरफॉर अब इसको रिप्लेस करो ए से, क्योंकि ए तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बी से शुरुआत करते हैं और बी सबसेट ऑफ ए इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो बी क्या है, बी ये लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे बी यूनियन एक्स, इसकी जगह पे हमने लिखना है ए यूनियन एक्स। क्यों, बिकॉज बी यूनियन एक्स है ए यूनियन एक्स, ये गिवन है। अब हमने यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, यानी दिस इंटरसेक्शन दिस, फिर यूनियन आएगा दिस इंटरसेक्शन दिस। ओके, हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है। ये तो है बी इंटरसेक्शन ए, और ये क्या है, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, फाई। सिंस बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई, ये गिवन है अगेन, और फाई के साथ किसी का भी यूनियन होता है तो वो चीज़ आ जाती है। तो ये है बी इंटरसेक्शन ए, और सिंस बी इंटरसेक्शन ए जो है सबसेट है ए का, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, इंटरसेक्शन में ये चीज़ बी का भी सबसेट होता है, ये चीज़ ए का भी सबसेट होता है। तो हम कह सकते हैं, अब इसकी जगह पे ये रखो, क्योंकि बिकॉज बी यही है तो मैंने रख दिया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो, सिंस ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, सिंस A is a subset of B and B is a subset of A, therefore A is equal to B, और ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रूफ करेंगे। आई होप आपको इस सोल्यूशन समझ आया होगा। और अब हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब इनमें कॉमन है, नॉन एम्प्टी का मतलब यानी जब इंटरसेक्शन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एम्प्टी नहीं होगा, यानी इनमें कुछ कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, और इनमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है जो दोनों में है। लेकिन जब तीनों का आपस में हम करते हैं तो तीनों में कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन फाई है, ये हमने बताना है। तो क्या हम मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं। लेट, देखो A है 1 2, B है 2 3, तो इन दोनों में कॉमन ये हो गया है, ठीक है ना। यानी जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये 2 आएगा फिर। और C हमने ये लेना है कि उसमें B का एलिमेंट भी और A का एलिमेंट भी हो, तो उसमें 2 3 वेट 1 3। हाँ, तो अब ऐसा करने से क्या होगा कि इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ये परफेक्ट यहाँ पर हमने ले लिए हैं। अब ट्राई करते हैं, अब चेक करते हैं। नाउ लेट्स चेक इनका इंटरसेक्शन 1 2 इंटरसेक्शन 2 3, तो क्या आएगा ये इनका इंटरसेक्शन जो दोनों में है, ये है 2। तो बेसिकली ये नॉन एम्प्टी है, यानी फाई नहीं है। फिर B इंटरसेक्शन C क्या है, B है 2 3, C है 1 3,
और क्या होगा, ये 3 है। अगेन ये नॉन एम्प्टी है। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो यहाँ पर ए है 1 2, बी और ये सी है 1 3। जब इनका हम लेंगे इंटरसेक्शन तो ये 1 आएगा और ये भी नॉन एम्प्टी है। ओके, और अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या होगा, 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 इंटरसेक्शन 1 3। अब इनमें क्या कॉमन है, तीनों में, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 आ गया। तो जो हमें यहाँ पर चाहिए था बिल्कुल ये मिला है, यानी ये रिक्वायर्ड सेट्स हैं। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 एंड C इज इक्वल टू 1 3 आर द रिक्वायर्ड सेट्स। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई एम श्योर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।